हर हर महादेव दोस्तों। पिछली कहानी में आपने सुना, जो कहानी चल रही थी कि रीना और तंत्र साधना, उसका ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में आपने ये सुना था कि कैसे एक लड़की तंत्र साधना करती है बिना गुरु के, और अंत में आपने सुना कि रीना की और उसके भाई की, यानी कि उसके बुआ के लड़के की घर में लाश मिलती है। बुआ के लड़के की तो लाश मिलती है, लेकिन रीना का कंकाल मिलता है। तो कई प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आए होंगे कि रीना की बॉडी एक रात में ही कंकाल में कैसे बदल गई, और ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई थी, सारा घटनाक्रम है वो कैसे हुआ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो, और उसके बाद आज की कहानी की शुरुआत करेंगे। तो हर हर महादेव साहब सभी को, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक, और आप सभी के सामने लेके आया हूं एक नई कहानी जिसका नाम है रीना और उसकी तंत्र साधना, और उसका ये पार्ट 2 है। पिछले भाग में आपने अंत में जाना था कि जब उसकी रीना की बुआ उसके घर पे आई थी और उनका बच्चा उनके साथ सोने गया था, तो सुबह जब रीना का दरवाजा नहीं खुला रूम का, तो जब घर वालों ने देखा तो कमरे में उस बुआ के बच्चे की सर कटी हुई लाश पड़ी हुई थी और रीना गायब थी। लेकिन पुलिस की छानबीन में रीना का कंकाल उस कमरे से बरामद हुआ। अब कहानी आगे। तो दोस्तों, जब कहानी आगे बढ़ती है और रीना का कंकाल बरामद होता है, तो कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिरकार जब घर वाले ये कह रहे हैं कि कल रात रीना मौजूद थी, तो आखिरकार ये कंकाल किसका है, जो कि डीएनए रिपोर्ट में रीना का ही कंकाल बता रहा है। तो पुलिस वालों को यह शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वाले सभी मिलकर झूठ बोल रहे हैं, और चूंकि तंत्र साधना से जुड़ी हुई सामग्री रीना के कमरे से बरामद हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वाले ही किसी काला जादू या फिर तंत्र साधना में व्यस्त हों, लगे हुए हों, और इन्होंने ही रीना और उस बच्चे का मर्डर किया हो। रीना का मर्डर लगभग 1-1.5 साल पहले किया होगा, और इस बच्चे का मर्डर कल रात में किया होगा। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली की बात यह थी कि अगर घर वालों ने मर्डर किया है और घर वालों ने ही रीना को भी मारा है, तो फिर रीना के रूम का जो दरवाजा था वो अंदर से बंद कैसे था। पुलिस ने बहुत छानबीन की, लेकिन रीना के कमरे में ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे बाहर या अंदर जाया जा सके। तो एक बात यहां से साफ साबित होती थी कि कोई ऐसा था जो उस कमरे के ही अंदर था, और कमरे के अंदर से ही वो चला गया। लेकिन कौन था? पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी, तफ्तीश कर रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे। काफी समय के बीतने के बाद भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला, और उन्हें धीरे धीरे समय बीतने के बाद ये फाइल जो है वो बंद करनी पड़ी, क्योंकि कातिल का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। कुछ समय बीता तो घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जो कि अनडिस्क्राइबल थी, यानी कि जिनको बताया नहीं जा सकता था, या जिन पर बताने के बाद कोई भरोसा नहीं करता। जैसे कि अचानक से घर वालों की तबीयत खराब हो जाना, अचानक से घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं जैसे कि किसी की मौजूदगी का एहसास होना, कभी अचानक से कुछ सामान का गिरना, या फिर सामान अपनी पुरानी जगह पर ना मिलना। घर वाले बहुत डरने लगे। चूंकि मैं पहली पार्ट में आपको बता चुका हूं कि रीना के 2 भाई थे, उसमें से अचानक से जो सबसे छोटा वाला भाई था, यानी कि रीना से ठीक बड़ा, उसका नाम था रोहित, और रोहित की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। कई जगह डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन रोहित की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। और धीरे धीरे वो समय भी आया जब रोहित इस दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी कि अब तक उस घर में 3 मौतें हो चुकी थी। रीना की बुआ के लड़के की और रीना के छोटे भाई की। अब तक घर में 3 मौतें हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने कहा कि
घर में शायद किसी की नजर लग गई है, इसलिए घर में पूजा पाठ करा लेना ज्यादा सही रहेगा। कई बार रीना के जो पिताजी थे उन्होंने कई बार प्रयास किया कि घर में पूजा पाठ कराई जाए, हवन यज्ञ इत्यादि कराया जाए, लेकिन कभी भी वो अवसर या वो मौका आ ही नहीं पाया। कभी जब रीना के पिताजी पंडित से बात करने जाते पूजा पाठ के लिए तो पंडित को टाइम नहीं होता, कभी पंडित को टाइम होता तो रीना के घर वालों को टाइम नहीं होता, मतलब मौका ही नहीं बन पा रहा था। एक दिन की बात है कि मोहल्ले में एक बड़े सिद्ध पुरुष आए हुए थे, तो वहां पे जब रीना के घर वालों को पता चला कि मोहल्ले में एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा आए हुए हैं, तो रीना के जो पापा थे और माता जी थी वो उन सिद्ध पुरुष से मिलने पहुंचे और सिद्ध पुरुष ने ये बताया कि रीना की जो अतृप्त आत्मा है वो इस घर में भटक रही है, और उन्होंने रीना की मृत्यु का कारण भी बताया। उन्होंने बताया कि जब रीना ने तंत्र साधना शुरू की थी और तंत्र साधना के 1.5 साल बीतने के बाद रीना के पास एक नकारात्मक शक्ति आ चुकी थी और वो लगातार रीना से भोग मांग रही थी, लेकिन रीना इन सब चीजों को समझ नहीं पा रही थी और रीना ने उस शक्ति को भोग नहीं दिया। कहीं ना कहीं रीना की सुंदरता उस शक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही थी, और जब पहली बार उस शक्ति ने रीना के साथ संबंध बनाए, यानी कि जबरदस्ती उस आत्मा ने रीना का रेप किया, तो उसी दौरान रीना की मौत हो गई। तो घर वालों ने पूछा कि अगर रीना की मौत हो गई थी 1.5 साल पहले, तो मेरे घर में रीना कैसे मौजूद थी और रीना बन के कौन रह रहा था? तो बाबा ने बताया कि पिछले 1.5 साल से वही शक्ति रीना के रूप में आप सभी के घर में रह रही थी, आप सभी से मिल रही थी, आप सभी से बातचीत कर रही थी, लेकिन अब वो शक्ति अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और अब वो धीरे धीरे आपके परिवार के सभी सदस्यों की जो है मौत चाहती है और आपको अपने साथ लेकर जाएगी, क्योंकि इसमें रीना का भी हाथ है। रीना आप सभी के बिना नहीं रह पा रही है और जिस लोक में रीना इस समय है वो चाहती है कि आप सभी भी उसके साथ वहां पर मौजूद हों। तो माता पिता और जो उसका बड़ा भाई था उन्होंने कहा कि फिर इस शक्ति से बचने के उपाय क्या हैं? क्या कोई पूजा पाठ, हवन या फिर किसी प्रकार से उस शक्ति को उस घर से दूर किया जा सकता है कि नहीं? तो उन सिद्ध पुरुष ने कहा कि चूंकि लगभग 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है उस शक्ति को उस घर में रहते हुए, तो फिलहाल तो उस शक्ति को उस घर से दूर करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर हम दूर करते भी हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, और जितना समय लगेगा उतने समय में हो सकता है कि वो शक्ति आपके पूरे परिवार को नष्ट कर दे। तो अच्छाई इसी में है कि आप लोग उस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं और कहीं अलग अपना आशियाना बनाएं, कहीं और जाकर रहने लगें, क्योंकि वो शक्ति उस घर तक ही सीमित है फिलहाल। तो कहीं और आप जाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए आप लोग उस घर को छोड़ दें और कहीं दूसरी जगह अपना मकान बनाएं या फिर जैसे भी रहें जाकर। इतना सुनने के बाद जो रीना के माता पिता थे और उसका बड़ा भाई, इन्होंने आनंद फानंद में वो घर छोड़ दिया और कानपुर में ही एक दूसरी जगह पर वो किराए पर जाकर रहने लगे। चूंकि उनके पास पैसा बहुत था तो उन्होंने धीरे धीरे दूसरा मकान बनवाया अपना, और जो मकान उनका था लगभग उतना ही बड़ा मकान उन्होंने खरीदा, बनवाया और वहां जाकर वो शिफ्ट हो गए। समय बीतता रहा, लेकिन ये जो मकान खाली पड़ा हुआ था, धीरे धीरे इसके बारे में बातें होती थी कि इसमें आत्मा का साया है, इसमें भूत प्रेत हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो बातें ठंडी होती चली गई, क्योंकि उस घर में कोई था नहीं तो कोई घटना ऐसी घटित नहीं हो रही थी। लेकिन
घर के अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उस मकान को एक आर्मी से रिटायर व्यक्ति ने खरीद लिया और आर्मी से रिटायर व्यक्ति उस मकान में रहने लगा। और जब वो उसमें रहने लगे तो वो दोनों सिर्फ दो ही प्राणी थे, मियाँ बीवी, यानी कि पति और पत्नी। उनका जो बेटा था वो भी आर्मी में था, तो वो घर पे आता नहीं था, बहुत कम ही आता था छुट्टियों में। और जब छुट्टियों में आता था तो वो लोग अपने गांव चले जाते थे। तो उन्हें हल्की फुल्की घटनाएं महसूस होती थी, ज्यादा कुछ ना महसूस नहीं होता था। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उस मकान में जो शक्ति थी वो जवान लड़के लड़कियों को ही अपने चंगुल में फंसा रही थी, बाकी और किसी से उन्हें मतलब नहीं था। या फिर कह सकते हैं कि जो लोग अविवाहित थे, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो उनको ही अपने चक्कर में फंसा रही थी, बाकी किसी से उसको मतलब नहीं था। लगभग 1 साल बीत गया उन आर्मी रिटायर्ड जो व्यक्ति थे उनको वहां रहते हुए अपनी पत्नी के साथ। उनको ज्यादा कुछ वहां पे महसूस नहीं हुआ, हालांकि इतना था कि सामान इधर उधर हो जाता था तो उन्हें लगता था कि वो लोग बुजुर्ग हैं और सामान इधर उधर रखा भूल गए होंगे। समय बीतता गया। इधर कानपुर के पास एक जगह पड़ती है अकबरपुर, और अकबरपुर का एक लड़का था जिसका हाल ही में रेलवे में चयन हुआ था, यानी कि रेलवे में उसकी जॉब लगी थी। और कानपुर सेंट्रल पर उसकी जो थी पोस्टिंग थी, और उसने अपनी जब ड्यूटी वहां पे ज्वाइन की तो उसने कमरा ढूंढना शुरू किया कि उसको जो रेलवे का कोटा होता है उससे कमरा अलॉट नहीं हो पाया था, यानी कि कुछ समय लगने वाला था। तो रेलवे ने या रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि जब तक आपको कमरा रेलवे की तरफ से नहीं मिल जाता है या कॉलोनी आपको नहीं मिल जाती है तब तक आप अपने रहने का कहीं और प्रबंध करिए, रेलवे आपको किराया देता रहेगा, जब आपको कॉलोनी आपकी मिल जाएगी तब आप यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाना। तो वो जो लड़का था उसका नाम था राजेश, और राजेश अपनी ज्वाइनिंग के लिए कानपुर सेंट्रल पहुंचा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद जब उसको ये सारी बातें पता चली तो वो अपने किराए के कमरे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगा। और किस्मत इतनी बुरी थी कि राजेश को उसी मकान में ले गई जहां वो आर्मी रिटायर व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। चूंकि लगभग 1-1.5 साल उन्हें रहते हुए हो चुका था और वहां पर कोई घटना ऐसी नहीं हुई थी, तो मोहल्ले वाले भी भूल चुके थे कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो जब राजेश उस मकान में कमरे के लिए पहुंचा तो उन्होंने उस लड़के को यानी राजेश को कमरा किराए पर दे दिया। और किस्मत से या बदकिस्मती से राजेश को वही कमरा मिला जो कभी रीना का हुआ करता था। राजेश उस कमरे में रहने लगा, अपनी ड्यूटी उसने ज्वाइन कर ली। पूरे दिन ड्यूटी पे रहता, उसकी शिफ्ट जो थी दिन की थी, रात में आके अपने कमरे पे सोता। कुछ दिन ही बीते थे, यानी 3-4 दिन ही बीते होंगे कि राजेश को सपने में एक लड़की दिखाई दी। काफी सुंदर लड़की थी और वो राजेश को बुला रही थी। अब चूंकि जवान लड़के होते हैं तो उनके सपनों में लड़कियां आती हैं, और कई बार ऐसा होता है जो कि हम उस बीमारी को स्वप्न दोष कहते हैं, यानी कि अपने आप से ही लड़के का वीर्य निष्कासित हो जाना। और जब वो लड़की राजेश को सपने में दिखाई देने लगी और सपने में ही उनके बीच में संबंध बनने लगे, और कई बार राजेश का नाइटफॉल हो जाता था। पहले तो ये घटना सप्ते में 1 या 2 बार होती थी, धीरे धीरे ये सप्ते में 3 बार 4 बार होने लगा, और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई। यानी कि अब राजेश को एक ही सप्ते में लगभग 5 दिन लगातार नाइटफॉल होता था। आप सभी जानते हैं कि अगर महीने में 1 या 2 बार नाइटफॉल होता है या स्वप्न दोष होता है तो इसको डॉक्टर भी नॉर्मल मानते हैं कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है और ऐसा होता है। इसको कोई बीमारी नहीं कह सकते या इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। हालांकि आप सभी ने देखा होगा कि कई ऐसे झोला छाप जो है डॉक्टर बैठे रहते हैं
कि स्वप्न दोष पीड़ित मिले फलाने बुधवार को फलाने बस स्टैंड के पीछे, लेकिन इसका कोई इलाज होता नहीं है। इसका इलाज होता है आपकी आदतें, आपका खान पान। अगर आप अपना खान पान सुधारते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं, तो आप स्वप्न दोष से मुक्ति पा सकते हैं। बाकी दूसरा इसका कोई इलाज नहीं है। तो जब ये घटना सप्ताह में 5 बार होने लगी तो राजेश को अजीब सा लगने लगा कि आखिरकार ये नॉर्मल तो नहीं है। सप्ताह में 1 बार होता, 2 बार होता, 4 बार होता तो समझ में आता कि हाँ, हो सकता है कि उसके अंदर वीर्य ज्यादा बन रहा है और वो स्वप्न दोष के जरिए बाहर हो जा रहा है। लेकिन एक सप्ताह में 5 बार ये किसी भी प्रकार से नॉर्मल नहीं था। लेकिन बात फिर वही आती है कि राजेश कहे तो कहे किससे, जाए तो जाए कहां, क्योंकि ये ऐसी बीमारी होती है कि जिसके बारे में आप जनरली किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो राजेश ने भी वही जो प्रचार इश्तेहार होता है, जो दीवारों पर लिखा रहता है कि स्वप्न दोष रोगी मिले, तो उन्हीं नीम हकीम के पास राजेश पहुंचा और उसने अपनी बीमारी बताई कि मुझे सप्ताह में लगभग 5 दिन लगातार नाइटफॉल होता है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है। तो जो हकीम था या फिर जो झोला छाप डॉक्टर था, उसने राजेश को कुछ दवाइयां या कह सकते हैं कि कुछ राक्षसी या कुछ पिसी हुई दवाई दी और उससे अच्छे खासे पैसे ऐंठ लिए। उस दवाई को खाने के बाद भी राजेश को कोई परिवर्तन महसूस नहीं हुआ, बल्कि जो स्वप्न दोष एक सप्ताह में 5 बार होता था, अब वो 7 के 7 दिन होने लगा। राजेश काफी परेशान हो गया और ये घटना लगभग पिछले 20 दिन से लगातार हो रही थी। यानी कि 20 दिन से लगातार डेली उसका स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल हो रहा था। अब राजेश के पास कोई मौका नहीं बचा था कि वो किसी से छिपा सके, तो उसने बेहतर यही समझा कि किसी डॉक्टर से जाके मिलना ही ठीक होगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है बल्कि कोई बीमारी है। राजेश ना चाहते हुए भी हेलट एक हॉस्पिटल है, वहां पे एक डॉक्टर के पास गया। उसने अपनी परेशानी को बताया। डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है तो उतना सारा पैसा नहीं लगा। दवाई लेके राजेश वापस आया, लेकिन कोई आराम नहीं था। जैसा पहले हो रहा था वैसा अब भी हो रहा था। राजेश को लगा कि शायद दवाइयों का असर कुछ देरी से शुरू होगा, तो लगभग 10 दिन तक राजेश इंतजार करता रहा कि अब इस पे आराम मिलेगा, अब इससे आराम मिलेगा। लेकिन राजेश को कोई आराम नहीं मिला और उसको अब लगभग 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका था। अब राजेश की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि राजेश को खड़े होने में भी चक्कर आते थे, या फिर राजेश चलने में भी असमर्थ सा होने लगा था। अब शर्माता भी तो कितना शर्माता, इसलिए राजेश ने यही उचित समझा कि वो अपने घर वालों को इस बीमारी के बारे में बताए। राजेश चूंकि डेली अपने घर वालों से फोन पे बात करता था, और जब 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया और राजेश को लगा कि अब घर पे बता देना चाहिए, तो राजेश ने सारी बात अपने फादर को यानी कि जो पिताजी थे उनको बता दी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है और लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। मैंने कई जगह इसका इलाज कराया लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। और उसने ये भी बताया कि मेरे सपने में एक ही लड़की आती है, ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरी लड़की आती हो या फिर कोई ऐसी लड़की आती हो जिसका चेहरा नहीं दिखता हो। एक ही लड़की आती है, रोज आती है और रोज सपने में मेरे साथ संबंध बनाती है और मेरा नाइटफॉल हो जाता है। राजेश के जो पिताजी थे काफी परेशान हो गई ये बात सुन के। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हें लेने के लिए आता हूं। अगले दिन राजेश के पिताजी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ राजेश के कमरे पे पहुंचे और राजेश को लेके वापस अकबरपुर आ गए।
वहां पे कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। क्योंकि सबने देखा कि ये हैलट से इसका इलाज चल रहा है, तो हैलट जैसे हॉस्पिटल में जब इसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो लोकल के डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया। अब इनके पास एक चारा था कि ये राजेश को लेकर दिल्ली में अपोलो या किसी बड़े अस्पताल में जाएं। अब चूंकि अपोलो में इतनी जल्दी बेड वगैरह नहीं मिलता, इन्होंने काफी जुगाड़ लगाने के बाद एक बेड का अरेंजमेंट किया और ये राजेश को लेके अपोलो पहुंचे। अपोलो पहुंचे तो वहां पर भी राजेश को भर्ती कराया और लगभग 5-6 दिन का समय बीत गया लेकिन राजेश को कोई आराम नहीं था। तो अब इन्हें शक होने लगा कि ये कुछ और है, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि कुछ और है। सपने में एक ही लड़की का आना और आके जबरदस्ती संबंध बनाना और फिर नाइटफॉल हो जाना। और इतने में राजेश का जो प्राइवेट पार्ट था वो भी काफी सूज चुका था, यानी कि उसमें स्वेलिंग आ चुकी थी। तो राजेश के जो मोहल्ले वाले थे और जो आसपास के लोग थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि कन्नौज जिला है एक, कन्नौज जिले में एक कस्बा है छिबरामऊ। छिबरामऊ में कहीं किसी गांव में एक पंडित जी रहते हैं जो कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और वो किसी भी ऐसे रोगी को जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा होती है या कोई ऊपरी साया होता है उसको छूते नहीं है, बिना छुए ही उसका इलाज करते हैं और इलाज के नाम पर कोई पैसा नहीं लेते। तो क्यों ना एक बार राजेश को वहां दिखाया जाए। तो जब ये सारी बातें सुनी तो राजेश के पिताजी ने सोचा कि एक बार आखिरी कोशिश वहां जाकर भी कर लेते हैं। तो उन रिश्तेदारों ने ये बताया था कि वो मंगलवार के दिन ही बैठते हैं और किस्मत से अगला दिन मंगलवार था। तो रात में ही राजेश के पिताजी ने एक गाड़ी बुक की और राजेश को लेकर रात में ही वहां से निकल लिए छिबरामऊ के लिए। सुबह होते होते वो राजेश को लेकर छिबरामऊ पहुंचे। छिबरामऊ में पहुंचकर जब उन्होंने पता किया कि वो पंडित जी कहाँ बैठते हैं, कौन से पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो चूंकि उस क्षेत्र में वो काफी प्रसिद्ध पंडित थे तो उन्हें आसानी से उनका पता मालूम पड़ गया और वो अपने बेटे को लेकर उन पंडित जी के पास पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक लगभग 40-45 साल का व्यक्ति बैठा हुआ है और जो भी रोगी उसके पास जा रहा है तो वो उस रोगी से मात्र इतना कह रहे हैं कि इस पीपल के पेड़ के 4 चक्कर लगाओ। और इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि भाई आपको 5 मंगलवार यहाँ पे आना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो भी सगा संबंधी है, जो भी आपका रिश्तेदार है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो राजेश के पिताजी को लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि ये ना तो देख रहे हैं, ना हाथ पकड़ रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि पीपल के पेड़ के चक्कर लगाओ और आपका जो रिश्तेदार है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ये आपस में ही बात कर रहे थे लेकिन पता नहीं कैसे उन पंडित जी को पता चली। अचानक से उन्होंने राजेश के पिताजी से कहा कि आप अपने बच्चे को लेकर यहां आइए। और जैसे ही राजेश के पिताजी राजेश को लेकर उन पंडित जी के सामने गए तो उन पंडित जी ने जो कहानी बताई, राजेश के पिताजी उसको सुनकर अचंभित हो गए। तो वो क्या कहानी थी उसकी हम बात करेंगे अगले पार्ट में और वो इस कहानी का लास्ट पार्ट होगा। तो आप सभी लोग इस कहानी को लगातार सुनते रहिए और जिसने पहला पार्ट नहीं सुना है वो पहला पार्ट सुने, तभी आप इस कहानी को समझ पाएंगे। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ऐसी कहानियां पहुंचती रहें और लोग जागरूक होते रहें। आप सभी को हर हर महादेव। ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और देखते रहिए हॉरर कैसल।